हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को होली की भैया हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, होली में रंग गुलाल खेलिए और उम्मीद करता हूं ये होली आपकी ऐसे बीत रही है, लेकिन अगली होली आपके पास जो भी आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं वो आपके पास हो। इसी शुभकामना के साथ हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है भाई ट्रांसमिशन सिस्टम का। ठीक है, आप सभी को भी, आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आजाद, गोलू, गौरव, शंकर, अजय। ठीक है, अजय यादव जुड़ चुके हैं और ढेर सारे भाई, राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, मिस्टर खान, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, चलिए। तो मानव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिनेश, प्रदीप। चलिए, तो आपको जैसे पता है, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ट्रांसमिशन सिस्टम का। हमारा टॉपिक जो चल रहा है ट्रांसमिशन सिस्टम का। ठीक है, अब देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में, यूनिवर्सल ज्वाइंट के बारे में और डिफरेंशियल के बारे में। जैसा कि मैंने एक लाइन आपको बताई थी, वो लाइन जो ऑटोमोबाइल की, वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले देखिए, क्लच वच बन रहा था, गियर बॉक्स से शुरू करते हैं। जैसे कि ये गियर बॉक्स था, तो गियर बॉक्स से भाई जो आपकी मेन शाफ्ट निकलती थी, गियर बॉक्स से क्या निकलती थी? मेन शाफ्ट या आउटपुट शाफ्ट। इस आउटपुट शाफ्ट पर हम लोग क्या लगाते थे? आउटपुट शाफ्ट पर क्या मतलब, उसके शुरुआत में एक यूनिवर्सल ज्वाइंट लगता था और उस यूनिवर्सल ज्वाइंट के बाद आपकी क्या लगती थी? प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है। प्रोपेलर शाफ्ट के एंड में क्या लगता था भाई? एक और यूनिवर्सल ज्वाइंट लगता था। ठीक है, और ये जो यूनिवर्सल ज्वाइंट है फिर कहाँ चला जाता था? ये चला जाता था डिफरेंशियल में। ये कहाँ पर चला जाता था दोस्त? ये चला जाता था आपका डिफरेंशियल में। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, इन्हीं के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। इन्हीं के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो ये वाला क्या था भाई? गियर बॉक्स। इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। गियर बॉक्स, इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। ये वाला जो ज्वाइंट है इसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ज्वाइंट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ज्वाइंट। ठीक है, ये वाला भी आपका यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है। ये आपकी क्या होती है? प्रोपेलर शाफ्ट। ये आपकी क्या होती है भाई? ये आपकी होती है प्रोपेलर शाफ्ट। ठीक है, और ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है डिफरेंशियल। ये आपका क्या होता है? डिफरेंशियल। इन्हीं के बारे में हमको क्या करना है? इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए चलिए, इतना क्लियर है। अब देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है प्रोपेलर शाफ्ट। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ये प्रोपेलर शाफ्ट है। तो पहला सवाल ये बनता है कि जो प्रोपेलर शाफ्ट है भैया, आशीर्वाद है आप जो है, पूरा आशीर्वाद है, आप लोग मेहनत करिए और सिलेक्शन होगा। पिछली बार 2022 में पढ़ाया था, काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, आपका भी सिलेक्शन होगा। बस आपको मेहनत कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इसका जो मटेरियल है ये किस मटेरियल की बनी होती है, किस पदार्थ की बनी होती है? तो स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई? स्टील की। या अगर आपसे कोई घुमा फिरा के प्रश्न पूछेगा तो फोर्ज्ड स्टील की। देखिए, जहां पर, सिंपल समझो आप, फोर्ज्ड स्टील वहां पर आएगा प्रोसेस में जहां पर आपका इंपैक्ट पड़ेगा, आघात पड़ेगा। मतलब जहां पर झटके लगते हैं वहां पर क्या होती है? फोर्ज स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो या तो स्टील ऑप्शन में आपको दे सकता है, या तो आपसे क्या कहेगा? फोर्ज्ड स्टील। या तो आप क्या कहेगा? या तो आपसे कहेगा स्टील, या तो आपसे क्या कहेगा भैया? आप तो आप कहेगा फोर्ज स्टील। ठीक है, ये कार्य क्या करती है? प्रोपेलर शाफ्ट का जो कार्य है वो कार्य क्या है भाई? यानी कि जो इसका वर्क है वो क्या है? तो आप कहोगे भाई ये जो गियर बॉक्स होता है ना, गियर बॉक्स, गियर बॉक्स से, गियर बॉक्स से जो पावर है या गियर बॉक्स से जो स्पीड है, गियर बॉक्स से पावर को कहां तक ट्रांसफर करती है? डिफरेंशियल तक। इसका मेन कार्य क्या है? गियर बॉक्स से पावर को ले जाना कहां पर? डिफरेंशियल तक। तो ये प्रश्न पूछा गया, प्रोपेलर शाफ्ट क्या करती है? पावर को कहां से कहां तक, या पावर को कैसे ट्रांसफर करती है? तो आप क्या बताओगे? गियर बॉक्स से पावर को, गियर बॉक्स से पावर को डिफरेंशियल, गियर बॉक्स से पावर को कहां पर ट्रांसफर करती है? गियर बॉक्स से पावर को डिफरेंशियल,
डिफरेंशियल तक ट्रांसफर करती है या ट्रांसमिट करती है, डिफरेंशियल तक ट्रांसमिट करती है, डिफरेंशियल तक ट्रांसमिट करती। ठीक है, अब देखो ये तो आपको पता चल गया। दूसरे शब्दों में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि प्रोपेलर शाफ्ट की लोकेशन क्या है। प्रोपेलर पूछा गया प्रश्न है, मतलब ये जितने पॉइंट मैं लिख रहा हूं ये सारे क्या है भाई, पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो जो प्रोपेलर शाफ्ट की लोकेशन है वो कहां पर लगाई जाती है, तो आप इसमें लिख लोगे ट्रांसमिशन सिस्टम में, ट्रांसमिशन सिस्टम में प्रोपेलर शाफ्ट के गियर बॉक्स के बाद, गियर बॉक्स के बाद प्रोपेलर शाफ्ट लगाई जाती है। ट्रांसमिशन सिस्टम में जो प्रोपेलर शाफ्ट कहां पर लगाई जाती है, गियर बॉक्स के बाद, गियर बॉक्स के बाद प्रोपेलर शाफ्ट लगाई जाती है, प्रोपेलर शाफ्ट लगाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनता है कि प्रोपेलर शाफ्ट के सिरों पर क्या लगे रहते हैं भैया, यूनिवर्सल जॉइंट। प्रोपेलर शाफ्ट कुछ ऐसी होती है, प्रोपेलर शाफ्ट के सिरों पर क्या लगे होते हैं भाई, यूनिवर्सल जॉइंट लगे होते हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछता है कि प्रोपेलर शाफ्ट के सिरों पर या एक प्रोपेलर शाफ्ट में कितने यूनिवर्सल जॉइंट लगे होते हैं, एक प्रोपेलर शाफ्ट में कितने यूनिवर्सल जॉइंट, तो आप कहोगे दो यूनिवर्सल जॉइंट। और दोनों यूनिवर्सल जॉइंट कहां पर लगे होते हैं, इसके दोनों सिरों पर, एक इस सिरे पर लगा होगा एक इस सिरे पर लगा होगा। तो आप अगला पॉइंट क्या लिखोगे, हैप्पी होली। भाई सभी को हैप्पी होली, दोस्त सबका मैसेज आ रहा है, सभी को हैप्पी होली। ठीक है, चलिए तो आप क्या कहोगे, इसके दोनों सिरों पर क्या लगे होते हैं, इसके दोनों सिरों पर यूनिवर्सल जॉइंट लगे होते हैं। अब जब दोनों सिरों पर लगे होंगे तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल जॉइंट कितना हो जाएगा, दो। तो आप कहेगा एक प्रोपेलर शाफ्ट में कितने यूनिवर्सल जॉइंट लगे होते हैं, दो, क्योंकि इसके दोनों सिरों पर यूनिवर्सल जॉइंट लगे होते हैं। तो आप अगला पॉइंट क्या लिखोगे, इसके दोनों सिरे पर, इसके दोनों सिरे पर क्या लगे होते हैं भाई, दोनों सिरे पर यूनिवर्सल जॉइंट, दोनों सिरे पर यूनिवर्सल जॉइंट लगे होते हैं। इसके दोनों सिरों पर क्या लगे होते हैं भाई, इसके दोनों सिरों पर जो यूनिवर्सल जॉइंट है वो लगे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ चीज आपको दिखना है, समझना है, लिखी हुई है, इसको भी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, जैसे कि पावर को गियर बॉक्स से डिफरेंशियल तक ट्रांसफर करना, ये आपका किसका काम होता है, प्रोपेलर शाफ्ट का। अगला है दोनों सिरों पर यूनिवर्सल जॉइंट जुटे रहते हैं, बिल्कुल ये आपने लिख लिया। अब तीसरा जो पॉइंट है ये हेडिंग है, तीसरा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है भाई, ये वाला पॉइंट एक हेडिंग है, ये वाला जो पॉइंट है ये एक हेडिंग है। तो आप इसको हेडिंग डालेंगे स्लिप जॉइंट या स्लाइडिंग जॉइंट। तो आपके मन में सवाल आएगा कि भाई ये स्लिप जॉइंट या स्लाइडिंग जॉइंट क्या है। तो पहले जो यहां पे लिखा है इसको पढ़िए कि जब वाहन ब्रेकर पर जाए तो प्रोपेलर शाफ्ट में खिंचाव या संपीड़न की स्थिति होती है, इस स्थिति में शाफ्ट को टूटने से बचाता है कौन, आपका स्लिप जॉइंट या स्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, अब देखिए ये इस तरीके से होता है, जैसे कि मान के चलिए ये प्रोपेलर शाफ्ट ये नीचे आपको दिख रही है, इसमें गियर बॉक्स वगैरह नहीं दिखाया गया है तो आप उसको टेंशन मत लेना। देखो सबसे पहले तो यहां पे एक यूनिवर्सल जॉइंट लगा है और यहां पे एक यूनिवर्सल जॉइंट लगा है। ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये भाई जो आपको क्या दिख रहा है, बीच में जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये आपका है स्लिप जॉइंट या इसी को क्या कहते हैं, स्लाइडिंग जॉइंट। अब इसका कार्य क्या होता है, देखो जब आपका वाहन चलता है तो हो सकता है ब्रेकर आए, जब ब्रेकर आएगा ध्यान से समझिएगा, जब आपका वाहन चल रहा है और ब्रेकर पे आ गया अचानक, तो भाई जब ब्रेकर पे आएगा तो आगे वाला पार्ट उठेगा, वाहन का उठेगा तो ये जो शाफ्ट है क्या होगी, सिकुड़ने का प्रयास करेगी, यानी कि ये जब ऊपर का चीज उठेगा तो ये शाफ्ट सिकुड़ेगी। और इसी तरीके से जैसे आपका वाहन चल रहा है और पिछला पहिया गड्ढे में आया तो इस शाफ्ट पर क्या पड़ेगा भाई, खिंचाव पड़ेगा। तो मतलब जब वाहन रोड पर चलता है तो इस शाफ्ट पर क्या होता है भाई, कभी कभी इसका संकुचन होता है, मतलब ये सिकुड़ने का प्रयास करती है और कभी कभी फैलने का प्रयास करती है। तो अगर इसमें आप इस तरह का स्लिप जॉइंट या स्लाइडिंग जॉइंट नहीं दोगे तो ये शाफ्ट क्या हो सकती है भाई, ये शाफ्ट आपकी टूट सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां पर स्लिप या स्लाइडिंग जॉइंट देते हैं।
स्लिप ज्वाइंट या स्लाइडिंग ज्वाइंट देते हैं, जिससे जब आवश्यकता पड़े तो ये शाफ्ट अगर सिकुड़ना चाहे तो ये सिकुड़ जाए, और जब आवश्यकता पड़े ये अगर फैलना चाहे तो ये क्या हो जाए, फैल जाए। यही कार्य होता है क्या, स्लिप ज्वाइंट या स्लाइडिंग ज्वाइंट का। वही आपको लिखा है कि जब वाहन ब्रेकर पर जाए या जब वाहन गड्ढे पर जाए तो प्रोपेलर शाफ्ट में खिंचाव या संपीड़न की स्थिति में शाफ्ट को टूटने से बचाता है। कौन? ये आपका बचाता है स्लिप ज्वाइंट या स्लाइडिंग ज्वाइंट। इसमें आप पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक पॉइंट और लिखेंगे अपनी भाषा में कि गियर बॉक्स और डिफरेंशियल की दूरी कम या ज्यादा की पूर्ति के लिए गियर बॉक्स और डिफरेंशियल डिफरेंशियल की दूरी मतलब क्या हो जाए, कम या ज्यादा, दूरी कम या ज्यादा की पूर्ति के लिए, मतलब उसके पूरा करने के लिए। भाई जब सिकुड़ेगी तो शाफ्ट पर अगर ये ज्वाइंट नहीं रहेगा तो लोड पड़ेगा, ज्यादा लोड पड़ेगा तो टूट जाएगी या बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, गियर बॉक्स और डिफरेंशियल की दूरी कम या ज्यादा की पूर्ति के लिए, क्या होता है भाई, पूर्ति के लिए स्लिप ज्वाइंट या इसी को क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग ज्वाइंट। स्लिप ज्वाइंट या स्लाइडिंग ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ भैया। अब देखिए, जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई प्रोपेलर शाफ्ट है आपकी, तो इस पर टोटल कितने ज्वाइंट होंगे, प्रोपेलर शाफ्ट पर कुल ज्वाइंट कितने होंगे बताइए, यह आपसे सवाल है। प्रोपेलर शाफ्ट पर जो टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट होंगे, कुल ज्वाइंट कितने होंगे प्रोपेलर शाफ्ट पर। चलिए भाई होली खेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद ये क्लास हो जाए इसके बाद होली खेलो दिन भर यार, दिन रात होली खेलो, कल सैटरडे होली खेलो, संडे होली खेलो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, होली तो खेलते ही रहोगे ना। प्रोपेलर शाफ्ट पर कुल ज्वाइंट कितने हैं, प्रोपेलर शाफ्ट पर कुल ज्वाइंट कितने हैं बताइए भाई, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, थोड़ा आप लोग रिएक्ट करिए तब मजा आएगा। बताइए भैया, अगर मैं आपसे कहूं कि आपसे ये प्रश्न पूछे कि प्रोपेलर शाफ्ट पर कुल कितने ज्वाइंट हैं, तो आप क्या बताओगे, जवाब आ गया, किसने जवाब दिया भाई, विश्वजीत ने। तो प्रोपेलर शाफ्ट पर भाई कुल ज्वाइंट हैं 3। प्रोपेलर शाफ्ट पर कुल ज्वाइंट कितने हैं, प्रोपेलर शाफ्ट पर कुल ज्वाइंट है 3, जिसमें से 2 क्या है भाई, 2 है आपके यूनिवर्सल ज्वाइंट और 1 है आपका स्लिप या स्लाइडिंग। नहीं नहीं नहीं, 2 नहीं, कुल कुल ज्वाइंट कितने हैं, कुल ज्वाइंट है 3, जिसमें से 2 आपका क्या है भाई, 2 आपका यूनिवर्सल है, 2 आपका यूनिवर्सल ज्वाइंट है, और 1 आपका क्या है, 1 आपका स्लिप ज्वाइंट है, या इसी को आप क्या कहते हो, स्लाइडिंग। क्लियर है भाई। अब आपने वाहन वगैरह में एक चीज और देखी होगी, ठीक है, कौन सी चीज देखी होगी भाई, एक चीज आपने और देखी होगी कि भाई जब प्रोपेलर शाफ्ट गियर बॉक्स से निकलती है और डिफरेंशियल तक जाती है तो क्या वो एकदम सीधी जाती है, आप किसी भी वाहन में देखोगे तो प्रोपेलर शाफ्ट क्या करती है, कोण पर पावर का ट्रांसमिशन करती है, मतलब सीधी नहीं होती, एक कोण पर रहती है। तो जनरली जो ये कोण होता है ये कितना होता है भाई, 30 डिग्री के आसपास होता है। अब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, 40 डिग्री भी हो सकता है, किसी में 20 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन अब नॉर्मली आप कितना याद रखोगे, नॉर्मली आप 30 डिग्री याद रखोगे। तो ये जो कोण होता है, ठीक है, ये कितना होता है, 30 डिग्री, कितना होता है, 30 डिग्री। तो ये पॉइंट भी आप क्या करेंगे भाई, ये तो पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नॉन टेक्निकल कब शुरू होगा भैया, टेक्निकल खत्म होने के बाद, ठीक है। चलिए, ये प्रोपेलर शाफ्ट आपको समझ में आया, तो ये जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया ये सब आपको क्या करने भैया, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अब अगला जो पॉइंट है,
अगला पॉइंट है आपका, अगला जो टॉपिक है वो है आपका यूनिवर्सल ज्वाइंट। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? यूनिवर्सल ज्वाइंट। तो यूनिवर्सल ज्वाइंट के कई नाम हैं, ये नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आपसे हो सकता है नाम बदल के पूछ दे, यू ज्वाइंट, स्पाइसर ज्वाइंट, हुक ज्वाइंट, यूनिवर्सल कपलिंग। तो यूनिवर्सल ज्वाइंट को और किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहले तो हिंदी में इसका जो नाम है ये है आपका सार्वभौमिक जोड़। यूनिवर्सल ज्वाइंट का जो हिंदी है वो क्या है भाई? यूनिवर्सल ज्वाइंट का जो हिंदी है वो है सार्वभौमिक जोड़, ठीक है। इसे यूनिवर्सल ज्वाइंट को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कपलिंग भी कहते हैं, यू ज्वाइंट भी कहते हैं, स्पाइसर भी कहते हैं, और इसे हुक ज्वाइंट भी कहते हैं। तो ये नाम आपको ध्यान रखने, ये नाम आपको क्या करने भैया? ध्यान रखने, ठीक है। अब इसका कार्य क्या है? यूनिवर्सल ज्वाइंट का उपयोग दो शाफ्ट को कोण पर एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया जाता है। मैंने आपको बताया कि भाई जो प्रोपेलर शाफ्ट वे कोण पर होती है, सीधा सीधा हो तो आप किसी कपलिंग का प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि मफ कपलिंग हो गया, फ्लेक्सिबल कपलिंग हो गया, इस तरह की कपलिंग का आप प्रयोग कर सकते हो। लेकिन एक कोण पर होते हैं, प्रोपेलर शाफ्ट क्या होती है? कोण पर जाती है, गियर बॉक्स से कोण पर निकलती है और डिफरेंशियल तक जाती है। तो कोण पर अगर शाफ्ट को ज्वाइंट करना है तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है? वो आपका है यूनिवर्सल ज्वाइंट। तो वही आपका लिखा है कि यूनिवर्सल ज्वाइंट के उपयोग दो शाफ्ट को कोण पर एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया जाता है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस तरह का आप देखोगे तो कुछ इस तरह का आपका यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है। इस तरह का क्या होता है भाई? यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है। प्रोपेलर शाफ्ट के आगे और पीछे के छोर पर सार्वभौमिक जोड़ों का उपयोग किया था। सार्वभौमिक जोड़ मतलब यूनिवर्सल ज्वाइंट। सार्वभौमिक जोड़ हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जो है यूनिवर्सल ज्वाइंट, ठीक है। अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग करके करके मेन शाफ्ट को, मेन शाफ्ट बताइए कहां पर थी? मेन शाफ्ट आपने, मेन शाफ्ट या आउटपुट शाफ्ट आपने कहां पर पढ़ी थी ये बताइए? मेन शाफ्ट को यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग करके मेन शाफ्ट को किससे जोड़ा जाता है भाई? मेन शाफ्ट को प्रोपेलर शाफ्ट से, मेन शाफ्ट को प्रोपेलर शाफ्ट से जोड़ा जाता है। मेन शाफ्ट को प्रोपेलर शाफ्ट से जोड़ा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तो प्रकार। अब इसमें से आपको ये टाइप से ही याद रखने हैं, कोई अलग अलग टाइप में अलग अलग जो कॉन्सेप्ट वाला ही याद नहीं रखना है। टाइप मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां से एक प्रश्न पूछा गया था। तो यूनिवर्सल ज्वाइंट के प्रकार, तो इसकी बनावट के आधार पर आप देखोगे तो बनावट के आधार पर कई तरह के होते हैं। जैसे कि क्रॉस टाइप यूनिवर्सल ज्वाइंट, पहला ज्वाइंट क्या है भाई? क्रॉस टाइप यूनिवर्सल ज्वाइंट। दूसरा है आपका पॉट टाइप यूनिवर्सल ज्वाइंट। तीसरा है आपका बॉल टाइप यूनिवर्सल ज्वाइंट। चौथा है ले रब टाइप यूनिवर्सल ज्वाइंट। और पांचवा है रबर कपलिंग ज्वाइंट। इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे, तो हिंदी वाले बालक परेशान नहीं होंगे। जिनको लिखना है वो हिंदी में लिख लेंगे, क्रॉस टाइप सार्वभौमिक जोड़, पॉट टाइप सार्वभौमिक जोड़, बॉल टाइप सार्वभौमिक जोड़, ठीक है, ले रब टाइप सार्वभौमिक जोड़, और रबर कपलिंग सार्वभौमिक जोड़, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं। अब यहां से एक प्रश्न पूछा गया था क्रॉस टाइप यूनिवर्सल ज्वाइंट्स, क्रॉस टाइप यूनिवर्सल ज्वाइंट से यहां से पूछा गया था कि भाई कितने डिग्री पर, कितने डिग्री पर क्या करते हैं भाई? ये जो है पावर का ट्रांसमिशन करते हैं। तो आप इसमें लिख लो, ये 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर सरलता से, 45 डिग्री पर सरलता से क्या करते हैं? सरलता से जो है शाफ्ट का संचालन करते हैं। सरलता से शाफ्ट का या पावर का ट्रांसमिशन करते हैं। शाफ्ट का संचालन मतलब शाफ्ट को 45 डिग्री पर बहुत अच्छे से चलाते हैं, संचालन करते हैं। कितने डिग्री पर यह प्रश्न आपसे पूछा गया था? तो जहां पर 45 डिग्री कोण होता है, नहीं डिग्री गुरी क्वेश्चन नहीं आएगा यार, ड्राइवर के पेपर उठा के देखो नहीं आता क्वेश्चन, लेकिन आप थोड़ा सा जानते रहो बस। मान लो अगर एग्जामिनर का दिमाग पूछ लिया
भाई हमारा लोग का काम है कि जो भी आपका टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ाया जाए, बाकी पूछता नहीं है आपसे ये सब। ठीक है, आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर का भी देख लो तो 2-4 टेक्निकल प्रश्न, 5 प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब प्रश्न सिंपल ही थे। ठीक है, बाकी ये टाइप आपको ध्यान रखने। अब वेग के आधार पर बात करें, वेग के आधार पर बात करें तो कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला है आपका वेरिएबल वेलोसिटी ज्वाइंट, दूसरा है आपका, ये आप लिख लो, दूसरा वाला जो आपका है ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी है। दूसरा आपका, एक पहला है वेरिएबल वेलोसिटी ज्वाइंट, दूसरा है आपका कांस्टेंट वेलोसिटी ज्वाइंट। दूसरा है आपका कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी ज्वाइंट। ये आपको वेग के आधार पर याद रखने हैं, वेलोसिटी के आधार पर याद रखने हैं। दो पॉइंट आपको और याद रखने हैं ये। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि यूनिवर्सल ज्वाइंट के मध्य भाग को क्या कहते हैं भैया, स्पाइडर कहते हैं। यूनिवर्सल ज्वाइंट के जो मध्य भाग होता है, पूछा जाता है प्रश्न, पूछा गया है प्रश्न कि यूनिवर्सल ज्वाइंट का जो मिडिल पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो भाई यूनिवर्सल ज्वाइंट का जो मध्य पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइडर कहते हैं। ठीक है, और एक यूनिवर्सल ज्वाइंट में क्या होते हैं, कितने योक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो एक यूनिवर्सल ज्वाइंट में कितने योक होंगे भाई, एक यूनिवर्सल ज्वाइंट में 2 योक होते हैं। कितने योक होते हैं, एक यूनिवर्सल ज्वाइंट में 2 योक होते हैं। और यूनिवर्सल ज्वाइंट के मध्य भाग को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ज्वाइंट के मध्य भाग को कहते हैं स्पाइडर। कांस्टेंट वेलोसिटी ज्वाइंट से आप याद रखेंगे कि जो आपका भाई 4 व्हील ड्राइव है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी जो ज्वाइंट है, इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, इसका प्रयोग 4 व्हील ड्राइव में किया जाता है। 4 व्हील ड्राइव में किया जाता है। जो कांस्टेंट वेलोसिटी ज्वाइंट है इसका प्रयोग कहां पर किया जाएगा, इसका प्रयोग आपका 4 व्हील ड्राइव में किया जाएगा। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, ट्रांसमिट ये ट्रांसमिट किए गए ये ट्रांसमिट किए गए स्पीड में क्या करता है, ट्रांसमिट किए गए स्पीड में उतार चढ़ाव को कम करता है। उतार चढ़ाव को कम करता है। ये ट्रांसमिट किए गए स्पीड में क्या करता है, उतार चढ़ाव को कम करता है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। योग क्या होता है, योग भाई एक पार्ट होता है। जैसे आप इंजन की बात करोगे तो इंजन आप कहोगे कि भाई पिस्टन क्या है, सिलेंडर क्या है, पिस्टन रिंग क्या है, तो एक पार्ट है, जैसे इंजन का एक पार्ट है। इसी तरीके से इसकी बनावट जो होती है, इसकी बनावट जो होती है, देखो ये यूनिवर्सल ज्वाइंट है, तो ये वाला जो पार्ट रहता है, ये वाला, इसी को हम बोलते हैं योक। एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं योक। तो एक यूनिवर्सल ज्वाइंट का एक पार्ट है। यूनिवर्सल ज्वाइंट का क्या है भाई, योक क्या है, यूनिवर्सल ज्वाइंट का एक पार्ट है। ठीक है, तो एक यूनिवर्सल ज्वाइंट है, तो एक योक आपका ये वाला हो गया, मतलब ये जो इस तरह की जो संरचना दिख रही है ये हो गया। और दूसरा देखो ऐसे गया है ना उधर पीछे साइड, तो दूसरा योक ये हो गया। और बीच में क्या होता है, बीच में जो एक ये डंडी टाइप का लगा होता है, और ऐसे ऐसे बीच में एक ये पार्ट ऐसा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं स्पाइडर। तो एक यूनिवर्सल ज्वाइंट में कितना होता है भाई, मेन मध्य भाग को क्या बोलते हैं, स्पाइडर। और एक यूनिवर्सल ज्वाइंट में 2 योक होते हैं। ये जो बाहर वाला पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं योक। क्लियर है भाई, कैमरे में दिक्कत हो रही क्या, चलिए अब सही है, जो ब्लर वाली समस्या थी वो अब नहीं होगी। ठीक है भाई, तो ये क्लियर हुआ। तो एक यूनिवर्सल ज्वाइंट में, कहा गया, एक यूनिवर्सल ज्वाइंट में कितने योक होते हैं, 2 योक होते हैं। और मध्य भाग को क्या कहते हैं, स्पाइडर कहते हैं। बाकी कांस्टेंट वेलोसिटी ज्वाइंट से आपको ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट याद रखने। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिफरेंशियल की। अब किसकी बात होगी भैया, अब बात होगी डिफरेंशियल की। डिफरेंशियल क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है आपकी वाहन को मोड़ने में। जब आप वाहन को मोड़ते हो तो उस समय डिफरेंशियल का सबसे बड़ा रोल होता है।
बाकी और भी काम होते हैं, जैसे स्पीड को कम करके टार्क को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है। लेकिन जो सबसे मेन काम होता है, जो सबसे मेन काम होता है, वो क्या होता है भाई? वाहन को मोड़ने में। आपसे प्रश्न पूछेगा कि डिफरेंशियल किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आप कहोगे डिफरेंशियल जो है व्हील टर्निंग में, यानी कि वाहन को मोड़ने में, या वाहन का जो पहिया है उसको मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा भी, आपको परेशान नहीं होना है, एनिमेशन भी दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंशियल जो है वो व्हीकल टर्निंग में बहुत बड़ा रोल निभाता है। रियर व्हील को अलग अलग गति पर रोटेट कराने में किसी भी व्हीकल की टर्निंग बिना स्लिपिंग के तभी संभव है जब व्हीकल के दोनों रियर व्हील अलग अलग गति पर रोटेट करें। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यार ये क्या रहा है। अब आइए पहले इसको समझाता हूं। देखो भाई, कुछ इस तरीके का होता है आपका डिफरेंशियल। अभी इसको देखेंगे, एनिमेशन भी देखेंगे। पहले देखिए यहां पे कुछ समझते हैं। ये फिगर भैया आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं बना लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा। देखिए इस तरीके से हमने बनाया एक वाहन। हमने क्या बनाया भैया? एक व्हीकल बनाया। और हम ये दिखा रहे हैं इस फिगर में कि हमारा जो वाहन है वो मोड़ पर पहुंचा हुआ है। अब भाई देखो, जैसे मान के चलो कोई सड़क मुड़ती है तो क्या बनता है? एक चाप बनता है कि नहीं? जैसे मान लो ये सड़क ऐसे जा रही थी, अभी सड़क ऐसे मुड़ गई, ये सड़क ऐसे मुड़ गई, तो यहां पर जो इसका ये चाप है, चाप है, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, मतलब किसी न किसी गोले से बना होगा। तो भाई जब ये चाप किसी न किसी गोले से बना होगा तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा भाई। इसका क्या होगा? इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। तो अब जब इसका सेंटर होगा तो इसका रेडियस भी होगा भैया। जब सेंटर होगा तो इसका रेडियस भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि भाई जहां पर वाहन मुड़ रहा है उसका ये जो चाप है उसका सेंटर यहां पर कहीं है। ठीक है, अब अगर यहां से हम देखें, अगर हम यहां से देखें तो ये जो दो तरह के, आप जब आपका वाहन मुड़ता है किसी मोड़ पर तो दो तरह का व्हील हम लोग लेते हैं। एक होता है इनर व्हील, मतलब जो सेंटर की तरफ है, और दूसरा है आउटर व्हील। जो सेंटर से बाहर की तरफ है। तो अगर भाई हम लोग इस सेंटर से इनर व्हील की दूरी आपकी कुछ ये होगी, इतनी दूरी, और जो आउटर व्हील की दूरी होगी वो कुछ ये होगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो सेंटर से इनर व्हील की दूरी है वो 10 मीटर है। कितनी मीटर भैया? 10 मीटर। और सेंटर से जो आउटर व्हील की दूरी है, सेंटर से जो आउटर व्हील की दूरी है वो कितनी है? वो है आपकी 15 मीटर। और देखो कोण तो मैंने यहां पर अलग अलग दिखाया, लेकिन कोण तो एक ही होगा क्योंकि दोनों पहिए क्या होंगे? सीध में होंगे। तो कोण यहां से जो हो गया ये आपका हो गया, हमने माना 30 डिग्री। ठीक है, समझो समझो भी, समझ में आएगा। अब आप मैथ के स्टूडेंट हो, मैथ आपने पढ़ा होगा तो आपको एक फार्मूला पता होगा। फार्मूला क्या होता है भाई? फार्मूला होता है आपका, फार्मूला क्या होता है? कोण बराबर आपका होता है, कोण बराबर, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये फार्मूला आपको पता है? यानी कि अगर हम इसको लिखें दूसरे भाषा में, इंग्लिश में, तो एंगल बराबर क्या होगा भाई? आर्क, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता होगा। ये बहुत बेसिक सा फार्मूला है जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। अब मैं आपसे कहूं कि अगर इसी फार्मूले से आपको आर्क निकालना है, यानी कि चाप निकालना है, तो आर्क आप कैसे निकालोगे? तो जब यहां से आप चाप निकालोगे तो चाप बराबर क्या हो जाएगा? कोण गुणे त्रिज्या, कोण गुणे त्रिज्या।
यानी कि आर्क बराबर क्या हो जाएगा भाई, एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस। अब देखो ये जो आर्क है, ये जो आर्क है ये आपका क्या है भाई, यही तो आपका आर्क है, यही तो आपका आर्क है, जिस पर क्या करना है, जिस पर वाहन के पहिए को क्या करना है भैया, ट्रेवल करना है। ठीक है, तो अब अगर मैं कहूं कि भाई आंतरिक व्हील का निकालो, आंतरिक व्हील का चाप निकालो, यानी कि जो आंतरिक व्हील है उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज कर लिया जाए क्या, चलो आओ नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। तो मैं आपसे कहूं कि भाई निकालो आंतरिक आंतरिक व्हील द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय इनर व्हील, डिस्टेंस कवर्ड बाय इनर व्हील, तो क्या हो जाएगा भाई, ये जो चाप है, ये जो चाप है इसी के बराबर तो दूरी तय करेगा आपका जो आंतरिक व्हील है, वो मोड़ पर कैसे कितनी दूरी तय करेगा भाई, ये जो चाप है इसी के बराबर तो दूरी तय करेगा। और चाप यानी कि आर्क क्या है, एंगल गुणे रेडियस, तो एंगल हमने माना है 30 डिग्री, और जो रेडियस है मतलब दूरी है ये कितनी है, इनर व्हील के लिए कितना है 10 मीटर, इनर व्हील के लिए कितना है भैया 10 मीटर। तो यहां पर हम दूरी कैसे निकाल देंगे, एंगल इंटू रेडियस कर देंगे, तो एंगल इंटू रेडियस, एंगल है आपका 30 डिग्री और रेडियस आपका है 10, यानी कि जो आंतरिक व्हील है वो कितनी दूरी तय करेगा, तो आप कहोगे जो इनर व्हील है वो मोड़ पर कितनी दूरी तय करेगा भाई, वो मोड़ पर तय करेगा 300 मीटर की दूरी। इसी तरीके से जो बाहरी व्हील है, इसी तरीके से आपका क्या है भाई, जो बाहरी व्हील है, बाहरी पहिए द्वारा या बाहरी व्हील द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड कवर्ड बाय आउटर व्हील, डिस्टेंस कवर्ड बाय आउटर व्हील। तो अब यहां पर कोण तो वही रहेगा, कोण तो आपका 30 डिग्री ही है, लेकिन जो आउटर व्हील के लिए जो रेडियस है वो देखो, आउटर व्हील के लिए जो रेडियस है वो कितना है, वो आपका 15 मीटर है। तो अब यहां पर 30 गुणते 15 हो जाएगा, यानी कि 15 तिया 45, 450 मीटर। यानी कि अब मोड़ पर जब आपका वाहन मुड़ेगा, तो आपका वाहन जब मुड़ेगा तो सेम समय में मुड़ेगा, तो एक साथ ही ना पहिया भाई, ऐसा थोड़ी कि एक पहिया 1 सेकंड बाद मुड़ेगा और दूसरा पहिया 2 सेकंड बाद मुड़ेगा। जब आप वाहन को मोड़ रहे हो तो पहिया तो उसी समय मुड़ेगा, दोनों पहिए साथ में मुड़ेंगे, लेकिन सेम समय में आपको एक पहिए को कम दूरी तय करानी है और दूसरे पहिए को ज्यादा दूरी तय करानी है। मतलब यहां से क्या निकला कि हमें, क्योंकि मान के चलो जैसे हम मोड़ रहे हैं, हम 3 सेकंड में मुड़ जा रहे हैं, तो 3 सेकंड में जो इनर व्हील है इसको हमको कितनी दूरी तय करानी है 300 मीटर, और जो आउटर व्हील है इसकी दूरी कितनी तय करानी है 450 मीटर। यानी कि अब हमको क्या करना होगा, हमको कुछ अंदर ऐसा गियर मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा कि ये पहिया 3 सेकंड में तेज घूमे, उस मुड़ने के दौरान जो 3 सेकंड का मतलब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आप 10 सेकंड मोड़ो कोई दिक्कत नहीं, 3 सेकंड में अगर आप मोड़ रहे हो तो हम क्या चाहते हैं कि भैया 3 सेकंड में ये जो इनर व्हील है, अंदर की तरफ का जो व्हील है, मोड़ के अंदर की तरफ का जो व्हील है, ये 300 मीटर की दूरी तय करे, और जो आउटर व्हील है ये 450 मीटर की दूरी तय करे। इसका मतलब समय हमारे पास सेम है, हम क्या करेंगे, हमको इस पहिए की स्पीड को बढ़ाना होगा, ठीक है, ताकि ये 3 सेकंड में 450 मीटर दूरी तय कर ले और ये 3 सेकंड में 300 मीटर दूरी तय कर ले।
समझ गए बात को? तो यहीं पर डिफरेंशियल का रोल आता है पहिए को मोड़ने में। अगर डिफरेंशियल आपका नहीं रहेगा, हैप्पी होली भैया, अगर डिफरेंशियल आपका नहीं रहेगा तो आपका जो व्हील है, दूसरा व्हील, वो सरक सरक के उस दूरी को पूरा करेगा और टायर आपका घिस जाएगा और ड्राइव तो जो खराब होगा होगा ही। इसीलिए डिफरेंशियल का प्रयोग, देखो अब आपको ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर जो डिफिनीशन लिखी हुई है, जो डिफिनीशन लिखी हुई है कि डिफरेंशियल व्हीकल टर्निंग में बहुत बड़ा रोल निभाता है रियर व्हील को अलग अलग गति पर रोटेट कराने में। रियर व्हील को यानी कि जो पिछला पहिया है, क्योंकि हम लोग रियर व्हील ड्राइव की बात कर रहे हैं, रियर व्हील को अलग अलग गति पर रोटेट कराना है। क्यों अलग अलग गति पर रोटेट कराना है, ये आपको समझ में आया? रियर व्हील को अलग अलग गति पर रोटेट कराने में किसी भी व्हीकल की टर्निंग बिना स्लिपिंग के तभी संभव है जब व्हीकल के दोनों रियर व्हील अलग अलग गति पर रोटेट करें। अलग अलग गति पर रोटेट क्यों करेंगे? क्योंकि तो उनको सेम समय में अलग अलग दूरी तय करनी है, इसलिए उनका रोटेशन क्या होगा, अलग अलग होगा, ताकि वो 3 सेकंड में एक पहिया 450 मीटर की दूरी तय कर पाए और एक पहिया 300 मीटर की दूरी तय कर पाए। अगर ऐसा नहीं होता है तब हमारी व्हीकल टर्निंग में स्लिपिंग होने की संभावना, यानी कि तब पहिया आप स्लिप हो, पहिया आपका कैसे होगा, स्लिप हो के वो दूरी तय करेगा। तो यहीं पर यही काम होता है डिफरेंशियल का। यही क्या होता है भाई, यही काम होता है आपका डिफरेंशियल का। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया क्लियर हुए कि नहीं? ठीक है, अब ये जो पार्ट्स हैं डिफरेंशियल के, ये आपको याद रख लेने हैं भाई। पार्ट से पूछता है बताओ कौन सा डिफरेंशियल का भाग है और कौन सा डिफरेंशियल का भाग नहीं है। ड्राइवर लेवल में यही प्रश्न पूछता है कि कौन सा डिफरेंशियल का भाग है, कौन सा डिफरेंशियल का भाग नहीं है। तो आप देखो कि डिफरेंशियल के भाग में कौन कौन से होते हैं भाई। सबसे पहले तो पिनियन गियर होता है, रिंग गियर होता है, स्पाइडर गियर होता है, डिफरेंशियल गियर होता है, व्हील्स होते हैं, ड्राइव शाफ्ट होती है और आपकी साइड गियर होता है। ये सारे क्या होते हैं भाई, ये सारे आपके डिफरेंशियल के पार्ट होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये आपका है भैया डिफरेंशियल। ये क्या है दोस्त, ये है आपका डिफरेंशियल। तो आप देखो डिफरेंशियल की जो संरचना है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, अब आइए मैं आपको एक एनिमेशन दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आइए मैं आपको एक एनिमेशन दिखा देता हूँ पहले। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समझने में मदद मिलेगी इसको। बाकी बस आपसे यही पूछता है कि डिफरेंशियल कहाँ लगा होता है, किसका भाग होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम का भाग होता है, ये सारी चीज़ें। ज़्यादा आपसे यहाँ पे प्रश्न बनता नहीं। ठीक है, तो ये देखो गियर बॉक्स है भाई, अलग अलग स्पीड पर। ये देखो यही चीज़ आप, मतलब जो मैंने आपको समझाया बस वही आप इसको देखो, एनिमेशन के थ्रू आप देख लो, थोड़ा बहुत चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए जो चीज़ मैंने अभी आपको लिख के बताई वही चीज़ आपको यहाँ पे समझा रहा है कि भाई जब आप मुड़ोगे तो एक व्हील को ज़्यादा दूरी, देखो एन लेफ्ट, यानी कि जो लेफ्ट वाला पहिया है उसको ज़्यादा रोटेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा दूरी तय करनी। ठीक है, और जो राइट वाला है उसको कम दूरी तय करनी पड़ेगी। देखो ये वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है कि डिफरेंशियल की सहायता से हम लोग कैसे जो है, हिंदी में नहीं है क्या, क्या हिंदी में नहीं है भैया, क्या ऐसा उर्दू में लिख दिया जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? देखो ये डिफरेंशियल, ट्रकों के पीछे आप देखे होंगे पहियों के बीच में जो गोला सा डब्बा लगा रहता है वही आपका डिफरेंशियल होता है। और इस तरीके से आपका इसमें मतलब कुल मिला के गियर मैकेनिज्म ही रहता है इसमें। ठीक है, और स्पाइडर गियर, पिनियन गियर, रिंग गियर, उसकी सहायता से ये समझ लेता है कि भाई किस पहिए को ज़्यादा दूरी तय करानी है और किस पहिए को कम दूरी तय करानी है। ठीक है भाई, तो ये आप देखो इस तरीके से आपका डिफरेंशियल वर्क करता है। हिंदी में नहीं है क्या? क्या भाई हिंदी में नहीं है? विश्वजीत, क्या उर्दू में या इंग्लिश में लिख दिया भाई जो हिंदी में नहीं? बताइए, मैं उसको हिंदी में लिख दूंगा दोस्त। ठीक है, वो पार्ट जो है भैया वही हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो यार, कैसे आदमी हो यार। हिंदी में नहीं है क्या गियर? अब गियर क्या हिंदी में नहीं, मुझे समझ नहीं आया। वही चीज़ जो इंग्लिश में लिखी हुई है वही हिंदी में लिख लो मेरे भाई। वो हिंदी, वो चीज़ मैंने इंग्लिश में जैसे जो लिखी है उसको आप चाहे हिंदी में लिखो, चाहे उर्दू में लिखो, चाहे तमिल तेलुगु, चाहे जिसमें लिखो, उसका नाम सेम ही रहेगा। अब रिंग गियर है तो रिंग गियर ही रहेगा। अगर वो स्पाइडर गियर है इंग्लिश में तो हिंदी में भी स्पाइडर गियर ही रहेगा, उर्दू में भी स्पाइडर गियर ही रहेगा, तमिल तेलुगु में भी स्पाइडर गियर ही रहेगा।
तो अगर आपको लिखना है तो आप उसी का नाम बना के आप लिख लीजिए हिंदी में, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी उससे आपको। ठीक है भाई। देखो ये जो आपका गियर होता है ये रोटेशन भी करता है, साथ ही साथ स्पिन भी करता है, मतलब घूमेगा भी, मतलब ऐसे ऐसे भी घूमेगा, साथ ही साथ जो अपने एक्सिस है उस पे की क्या करेगा, उस पर भी घूमेगा। ठीक है। तो देख लो इस हिसाब से आपका क्या करता है, पावर का जो ट्रांसमिशन है वो आपका होता है डिफरेंशियल में। देख रहे हो भाई, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपका मतलब कुल मिला के इसमें भी गियर मैकेनिज्म ही होता है। और इस तरीके से क्या करता है भाई, हाई गियर रेशियो के कारण स्पीड में कमी आती है, और जब स्पीड में कमी आती है तो ये टार्क को बढ़ाने का भी काम करता है, यानी कि बल को बढ़ा भी देता है, जिससे आपका वाहन जैसे फंस फंस हो रहा है तो ये उसको निकालने में भी मदद करता है। ठीक है भाई। तो इतना क्लियर है। चलिए इतना क्लियर है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है। तो ये पार्ट जो अभी आप देखे जो एनिमेशन में देखे होगे वही सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई गई थी। तो आप इसमें कुछ लिख लोगे डिफरेंशियल में। ठीक है। ये जो गियर वाले पार्ट है भैया, जो आपने पूछा है हिंदी इंग्लिश, चाहे आप इसको हिंदी में लिखो, चाहे इंग्लिश में लिखो, चाहे उर्दू में लिखो, नाम इसका सेम ही रहेगा। अब व्हील्स को लिख सकते हो पहिया, अगर आप हिंदी में लिखना चाहो। ड्राइव शाफ्ट को ड्राइव शाफ्ट ही रहेगा, साइड गियर का बगल वाले गियर, ऐसे आप हिंदी में अगर आप करके लिखना चाहो भाई, आपको अगर उसमें समझ में आ तो आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो अभी बाद में बताया था कि भाई हाईएस्ट कई तरह के कई ढेर सारे गियर लगे होते हैं, तो उस गियर के कारण स्पीड में कमी होती है। देखो अलग अलग स्पीड पर व्हील को घुमाने के अलावा ये असेंबली की स्पीड को भी कम करता है, जिससे ज्यादा टार्क मिलता है। ज्यादा टार्क मतलब ज्यादा बल मिलता है, मतलब कुल मिला के पहियों को चलाने के लिए जो फोर्स है वो क्या होता है भाई, वो बढ़ जाता है। ठीक है। यहीं पे एक पॉइंट आप और लिखेंगे। आपसे प्रश्न पूछता है कि प्रोपेलर शाफ्ट से प्रोपेलर शाफ्ट से एक्सेल तक प्रोपेलर शाफ्ट से पावर जा रही है। अब उसको पहियों में क्या लगे हैं, एक्सेल लगे हैं। एक्सेल के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक्सेल तक पावर को ट्रांसमिट कौन करता है, प्रोपेलर शाफ्ट से। अब पावर को कहां ले जाना है, एक्सेल तक। तो उसको वो पावर ट्रांसमिशन कौन करेगा, वो पावर ट्रांसमिशन करेगा आपका डिफरेंशियल। तो प्रोपेलर शाफ्ट से एक्सेल तक पावर का ट्रांसमिशन पावर का ट्रांसमिशन पावर का ट्रांसमिशन डिफरेंशियल के द्वारा होता है। डिफरेंशियल के द्वारा होता। और अब देखो डिफरेंशियल करता क्या है। देखो यहां पर ये जो पावर है, ये प्रोपेलर शाफ्ट कहां पर जा रही है, डिफरेंशियल में। अब डिफरेंशियल इस पावर को क्या करेगा भाई, दोनों पहियों तक देगा, पीछे वाले दोनों पहियों तक। तो अब जब दोनों पहियों तक देगा तो कैसे, जैसे मान के चलो प्रोपेलर शाफ्ट से पावर जा रही है डिफरेंशियल तक। अब डिफरेंशियल क्या करेगा, 90 डिग्री पर, ये भाई कितना कोण बना, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर क्या करेगा, पहियों को ट्रांसफर कर देगा। तो यही प्रश्न आपसे पूछता है कि जो आपका डिफरेंशियल क्या करता है, डिफरेंशियल डिफरेंशियल 90 डिग्री पर पावर को क्या करता है भाई, एक्सेल तक ट्रांसफर करता है। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। और मैंने आपको बताया था
जब किसी कोण पर पावर का ट्रांसमिशन होता है तो वहां पर बेवल गियर का प्रयोग किया था। तो आप यहीं पे पॉइंट लिखोगे कि डिफरेंशियल में किस गियर का प्रयोग, बेवल गियर। डिफरेंशियल में बेवल गियर का प्रयोग किया था। सब पूछे गए प्रश्न है भाई। बेवल गियर का, डिफरेंशियल में बेवल गियर का प्रयोग, बेवल गियर का प्रयोग किया जाता है। डिफरेंशियल में किस गियर का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, बेवल गियर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ अब डिफरेंशियल में ऑयल भी पड़ता है। तो चाहे डिफरेंशियल का ऑयल हो, चाहे गियर बॉक्स का ऑयल हो, कौन सा ऑयल प्रयोग किया जाता है, तो SAE 90। ठीक है, तो आप यहीं अगला पॉइंट लिखोगे, डिफरेंशियल में कौन सा ऑयल भैया, तो आप कहोगे SAE 90। SAE 90 ये क्या होता है, कि नंबर होता है। SAE 90 का जो ऑयल है क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। डिफरेंशियल में SAE 90 का ऑयल प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट लिख लेंगे आप भाई इसमें, यहां पे जगह है, यहां पे लिख लेंगे। जिन वाहनों में, जिन वाहनों में आगे भी, आगे भी डिफरेंशियल, आगे भी डिफरेंशियल लगा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, लगा होता है, उसे फोर व्हील ड्राइव कहते हैं, उसे फोर व्हील ड्राइव व्हीकल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका थार है, 4x4 व्हील है। सिंपल समझो, जब आप पिछले पहियों को पावर दे रहे हो तो पिछला पहिया मुड़ रहा है। अब जब अगले पहिए को ही पावर दोगे, अगले पहिए को ही मोड़ना पड़ेगा, तो मोड़ने के साथ वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मतलब एक पहिया कम दूरी तय करेगा, एक दूसरा पहिया ज्यादा दूरी तय करेगा, तो वहां पे डिफरेंशियल लगेगा। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भाई जो फोर व्हील ड्राइव व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल सबसे बेहतरीन थार है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, फोर व्हील ड्राइव जो व्हीकल होते हैं, फोर व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव व्हीकल में क्या प्रयोग किया था भाई, फोर व्हील ड्राइव व्हीकल में दो दो डिफरेंशियल का प्रयोग किया जाता है, दो डिफरेंशियल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसीलिए भाई अगर जरूरत आपको ना हो तो आप किसी रंगबाजी के चक्कर में फोर व्हील ड्राइव व्हीकल्स ना लें, क्योंकि फोर व्हील ड्राइव व्हीकल्स ऑफ रोडिंग के लिए होते हैं। अगर आपको ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, मतलब आप ऐसी लोकेशन पे है ही नहीं जहां पर ऑफ रोडिंग हो, या आपको जरूरत हो, तो आप फोर व्हील ड्राइव व्हीकल्स मत लीजिए, क्योंकि इसका जो सर्विसिंग कॉस्ट है, फोर व्हील ड्राइव जितने भी व्हीकल्स होते हैं, सर्विसिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सर्विसिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आगे डिफरेंशियल आ गया, पीछे डिफरेंशियल आ गया। एक चीज़ और, एक चीज़ और आप यहाँ पे नोट करेंगे, गियर बॉक्स में मैं आपको भुलाना जो है बताना भूल गया था। यहाँ पे आप नोट लगा के एक चीज़ लिखेंगे, नोट, फोर व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव व्हीकल्स में, फोर व्हील ड्राइव व्हीकल में, अब देखिए, जब फोर व्हील ड्राइव व्हीकल होगा तो एक आगे आगे भी, आगे के पहिए को भी आप पावर दोगे और पीछे के पहिए को भी पावर दोगे। इंजन तो आपके पास ऐसा तो है नहीं कि इंजन दो हो जाएगा, तो आप उसी में कुछ जुगत लगाओगे। तो फोर व्हील ड्राइव व्हीकल में आगे, मतलब आगे के पहिए को भी, इंजन से कहाँ, इंजन से पावर जो है वो आगे के पहिए को भी देनी है, और इंजन से जो पावर है वो पीछे के पहिए को भी देनी है। तो फोर व्हील ड्राइव व्हीकल में आगे के पहिए को पावर देने के लिए, पावर देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई,
तो ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। बाकी जब मैं प्रश्न कराऊंगा तो वहां पे विथ फिगर सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, प्रश्न से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो आप क्या कहोगे, 4 व्हील ड्राइव व्हीकल में आगे के पहियों को पावर देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफर केस। किसका प्रयोग किया जाएगा भाई? आगे के पहियों को पावर देने के लिए ट्रांसफर केस का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफर केस का प्रयोग, ट्रांसफर केस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो ये नोट लगा के पॉइंट लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे और पीछे दोनों पहियों को हमको पावर देनी है ना, तो नॉर्मल सिस्टम हम नहीं प्रयोग कर पाएंगे, हम एक केस का प्रयोग करेंगे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर केस। ठीक है, चलिए, आपसे एक भैया ने कहा उनके पास थार है, भाई आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक है भाई, चलिए तो ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? भाई ये कुछ प्रश्न कर लेते हैं 3-4, बाकी स्पेशल जब मैं आपको टॉपिक कराऊंगा ट्रांसमिशन सिस्टम का एमसीक्यू, तो वहां पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो, प्रोपेलर शाफ्ट किस धातु से बना होता है? तो मैंने आपको बताया, तो स्टील से बना होगा या तो फोर्ज स्टील से बना होगा। किससे बना होगा भाई? स्टील से या फोर्ज स्टील से। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो गया, स्टील से। अगला प्रश्न देखिए क्या है, गियर बॉक्स और डिफरेंशियल की दूरी जब कम या ज्यादा होती है तो उसकी पूर्ति करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए भैया जो आपका प्रोपेलर शाफ्ट है उसमें किस ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है? तो मैंने आपको बताया प्रोपेलर शाफ्ट में दो ज्वाइंट, दो प्रकार के ज्वाइंट, जिसमें से दो यूनिवर्सल ज्वाइंट और एक आपका स्लिप या स्लाइडिंग ज्वाइंट। दूरी कम या ज्यादा होती है, तो अगर दूरी कम ज्यादा का आप ऑप्शन नहीं बनाओगे तो शाफ्ट आपकी बेंड हो जाएगी या टूट जाएगी। तो गियर बॉक्स और डिफरेंशियल की दूरी जब कम या ज्यादा होती है तो उसकी पूर्ति के लिए किस ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहोगे स्लिप ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? स्लिप ज्वाइंट का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आमतौर पर प्रोपेलर शाफ्ट के साथ कितने यूनिवर्सल ज्वाइंट लगाए जाते हैं? सिंपल प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न आपसे ड्राइवर लेवल के जो एग्जाम है उसमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने की भाई क्या रहती है, संभावना रहती है। तो आमतौर पर प्रोपेलर शाफ्ट के साथ कितने यूनिवर्सल ज्वाइंट लगाए जाते हैं? यूनिवर्सल ज्वाइंट की बात कर रहा है, टोटल ज्वाइंट की बात नहीं कर रहा है। तो पूछ रहा है कितने यूनिवर्सल ज्वाइंट लगाए जाते हैं, तो आप कहोगे दो यूनिवर्सल ज्वाइंट। कितने यूनिवर्सल ज्वाइंट? दो यूनिवर्सल ज्वाइंट क्या होते हैं, लगाए जाते हैं। ठीक है, अगला है, प्रोपेलर शाफ्ट को डिफरेंशियल से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाइंट? अब प्रोपेलर शाफ्ट को किससे जोड़ना है? डिफरेंशियल से। या आपको प्रोपेलर शाफ्ट को किससे जोड़ना है? मेन शाफ्ट से। मेन शाफ्ट कौन? मेन शाफ्ट या आउटपुट शाफ्ट जो कहां से निकल रही है? गियर बॉक्स से निकल रही है। तो मेन शाफ्ट या आउटपुट शाफ्ट जिसे आप बोलते हो जो कि गियर बॉक्स से निकल रही है, मेन शाफ्ट और प्रोपेलर शाफ्ट को जोड़ोगे तो भी यूनिवर्सल ज्वाइंट, और अगर प्रोपेलर शाफ्ट को यूनिवर्सल से जोड़, प्रोपेलर शाफ्ट को अगर डिफरेंशियल से जोड़ना है तो भी आपका यूनिवर्सल ज्वाइंट। तो प्रोपेलर शाफ्ट को डिफरेंशियल से जोड़ने के लिए कौन सा ज्वाइंट लगाया जाएगा भाई? बताओ, लैप ज्वाइंट, गियर ज्वाइंट या स्लिप ज्वाइंट? नहीं, कौन सा ज्वाइंट है? यह आपका है यूनिवर्सल ज्वाइंट। क्लियर है भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आपका इस क्लास का। ठीक है, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य डिफरेंशियल का है? कौन सा कार्य डिफरेंशियल का है? तो सबसे पहले है तो भाई गाड़ी को मोड़ने में सहायता प्रदान करना, यानी कि गाड़ी को सही तरीके से मोड़ने में क्या करना? सहायता प्रदान करना। प्रोपेलर शाफ्ट द्वारा प्राप्त इंजन की स्पीड में अंतर कर देना, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि स्पीड में क्या करता है? अंतर पैदा करता है, स्पीड कम करता है। जब स्पीड कम करेगा तभी आप तभी क्या कर पाएगा? टार्क को बढ़ा पाएगा, यानी कि जो घुमाने वाला बल है, पहियों को जो घुमाने वाला बल है उसको बढ़ा पाएगा। ठीक है, तो प्रोपेलर शाफ्ट द्वारा प्राप्त इंजन की स्पीड में अंतर कर देता है, मतलब स्पीड को कम ज्यादा कर देता है, बेसिकली कम ही करता है। अगला है, प्रोपेलर शाफ्ट द्वारा प्राप्त जो पावर है को 90 डिग्री के कोण पर रियर एक्सेल के दोनों ओर भेजता है। भाई प्रोपेलर शाफ्ट से पावर आई, बीच में डिफरेंशियल, दोनों पहियों तक क्या किया? 90 डिग्री पर। कैसे पावर का ट्रांसमिशन करता है भाई? 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर क्या करता है? दोनों ओर भेजता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी अगर आज की इस क्लास से कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास फिर हम लोग खत्म करेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। फिर आपका यही टॉपिक अभी कंटिन्यू होगा, कभी एक्सेल वगैरह है, और साथ ही साथ जो है अभी आपका इसका ट्रांसमिशन सिस्टम का एक क्लास में एमसीक्यू का कराऊंगा। ठीक है।
हाँ भैया, घर पे बना होगा गुजिया उजिया। ठीक है, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा तो कोई खाता नहीं। जब छोटे छोटे थे यार तो खाते थे। अब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अब खाना पीना होता नहीं चीज़ें। ठीक है। नहीं, एक्स्ट्रा टाइम तक क्लास नहीं ले रहे यार। आधे लड़के बोल रहे हैं क्लास बंद कर दो, तुमको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। ठीक है, जब लगेगा कि एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है तो एक्स्ट्रा टाइम भी लेंगे। अभी जरूरत नहीं, अभी आप जितना पढ़ा रहे हैं इतना पढ़िए। ठीक है भैया। ठीक है अंकित भाई। ठीक है, बस ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए। और कोई सवाल आज की क्लास से, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करेंगे। आप लोग भी जाइए भैया। फोर व्हील कार्स में दो शाफ्ट होती है क्या? यार दो शाफ्ट मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि वो दिखती है तुमको। शाफ्ट तो दो होंगी ही। ट्रांसफर केस में दो शाफ्ट होंगी। लेकिन वो इंजन आगे ही होता है, और आगे इंजन, आगे के पहियों को पावर ट्रांसफर करनी है, तो ऐसा नहीं बहुत बड़ी शाफ्ट लगाओगे प्रोपेलर शाफ्ट की तरह। ठीक है। अब डिफरेंशियल दो है तो शाफ्ट भी दो हो जाएगी, लेकिन उसके लिए हम लोग एक स्पेशल डिवाइस प्रयोग कर लेते हैं, ट्रांसफर केस। तो ट्रांसफर केस से वो काम हमारा हो जाता है। ठीक है। एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स किस में यूज होता है भैया? जब आप ऑटोमेटिक गियर का उपयोग करोगे। वाहन तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि भाई टेस्ला में यूज होता है या सुजुकी में यूज होता है। जब आपका गियर बॉक्स ऑटोमेटिक रहेगा तो वहां पे एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स का यूज होगा। ठीक है भाई। चलिए सुरेश गुप्ता भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कितने बच्चे लाई थे, क्या करोगे जान के दोस्त? आप अपना देखिए, आपको एक सीट चाहिए, आप उस पर फोकस करिए। बाकी कितने बच्चे क्या हैं कैसे हैं कोई मतलब मत रखो दोस्त। ठीक है। चलिए, तो लगभग आपके सवाल अब नहीं आ रहे हैं, सभी लोग हैप्पी होली बोल रहे हैं। तो भैया मेरी तरफ से भी आपको सभी को हैप्पी होली। अब जाइए बढ़िया से खूब रंग वंग खेलिए। सैटरडे संडे आपकी क्लास वैसे ही नहीं रहती, तो 2 दिन खूब एंजॉय करिए। ठीक है, होली होली में जाइए, जिन लोग बाहर रूम लेके रहते हैं जाइए बढ़िया घर पे जाइए, घूम उम लीजिए। ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। सभी को हैप्पी होली। आराम से होली खेलिए, ऐसा होली खेलिए कि 1-2 दिन में रंग छूट जाए। ठीक है। और बढ़िया से परिवार के साथ गुजिया उजिया खाइए। और उम्मीद यही करता हूँ कि भाई अगली होली, जो भी आपका ड्रीम जॉब है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो चाहे अन्य कोई जॉब हो, अगली होली आप नौकरी के साथ मनाएं। ठीक है, यही शुभकामना है। तो सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।